पानी में कूदने के कारण उसका फ़ोन डिस्ट्रॉय हो जाता है, जिसके कारण ट्रैकिंग डिवाइस भी खराब हो चुका था। जून अपनी जान बचाकर उसी लड़की के पास पहुंच जाता है जहां पर वो लड़की उससे पैसों के बारे में पूछ रही थी। तो जून उसे साफ बता देता है कि पैसे उस बोट पर हैं। इतना कहते ही वो लड़की जून को शूट कर देती है। शूट करने के बाद वो यहाँ से सीधा फिर से हेल में पहुंच जाता है, जहाँ पर वो टेथ से पूछ रहा था कि उस लड़की ने मुझे शूट क्यों किया। तो टेथ बताती है कि उसे पैसे चाहिए थे और क्या, तुम इतना भी नहीं समझ पाए। वो तो उस पर हंस रही थी, लेकिन जोई कहता है कि अभी मैंने बात पूरी नहीं करी। वो बताता है कि मैंने तो पैसे वहाँ पर छुपाए ही नहीं, दरअसल वो तो दूसरी बोट में थे। और वो हंसते हुए डेथ से कह रहा था कि अब मैं उन पैसों का यूज़ अपनी नेक्स्ट लाइफ में करूँगा और देखना तुम मैं कैसे सरवाइव करता हूँ। अब डेथ उसे हंसते हुए फिर से शूट कर देती है। अब हम देखते हैं कि जोई एक कैदी की बॉडी में आ जाता है, जहाँ पर उसे पता लगता है अपने आसपास वाले लोगों से कि वो अपने साथी के साथ यहाँ से 4 दिन बाद रिहा होने वाला है। वहीं फिर जोई नोटिस करता है कुछ ड्राइंग्स को जो बिल्कुल मॉन्स्टर की तरह बनी हुई थी और ऐसा लग रहा था जैसे वहाँ पर कोई साइकोपैथ भी रहता है। तभी वो कैदी वहाँ पर आया था और जोई उसे देखते सारी पीटने लग जाता है, क्योंकि वो कैदी और कोई नहीं जिनसेok होता है, जिसने कि पहले उस युग को मारा था। जोई उस पर काफी गुस्सा कर रहा था, तो सभी कैदी जोई को पीछे करते हैं। उन्हें ये डर था कि कहीं जिनसेok जोई को कुछ करना दे। अब वो चमकता हुआ स्टोन जोई की बॉडी में आ जाता है, जहाँ उसे उस आदमी की मेमोरीज मिल गई थी। उसे पता लगता है कि वह आदमी का नाम तेसोंग है और तेसोंग का सपना MMA फाइटर बनना है, लेकिन फाइनेंशियल कंडीशंस के कारण वो ये कभी भी पूरा नहीं कर पाया। अब अचानक से उसे एक दिन एक अमीर आदमी की कॉल आती है, जिसका लॉयर उससे ये बात रख रहा था कि तुम्हें हम काफ़ी रुपए देंगे। वो उसके सामने 2 बिलियन का ऑफर रखता है और बोल रहा था कि तुम्हें बस मेरे क्लाइंट का केस अपने सर लेना होगा। वो एक हिट एंड रन का केस था और तुम एक अंडर एज हो, तुम्हें ज़्यादा सज़ा भी नहीं मिलेगी, जिस पर तेसोंग भी मान जाता है। वहीं जब कोर्ट में सुनवाई होती है तो पता लगता है कि तेसोंग को तो 2 साल की जेल हो गई है, क्योंकि उस केस के दौरान उस लड़की की डेथ हो गई थी। तो अब तेसोंग को जेल जाना पड़ता है। वहीं जब लॉयर तेसोंग से जेल में मिलने के लिए आया था तो तेसोंग उसे ब्लैकमेल करता है, ये कहते हुए कि तुम्हें मुझे और रुपए ऑफर करने होंगे, क्योंकि तुमने कहा था मुझे सज़ा नहीं मिलेगी, लेकिन अब मैं सज़ा काट रहा हूँ और अगर तुमने मुझे रुपए नहीं दिए तो मैं सबको इसके बारे में बता दूंगा और तुम पर उल्टा ही केस कर दूंगा। प्रेजेंट में आता है, जहाँ पर जोई तो अभी भी जिनसेok को ही घूर रहा था। वो सभी डर रहे थे कि ये सब क्या हो रहा है। दरअसल बाकी कैदी जिनसेok से काफी डरते थे, क्योंकि वो एक साइकोपैथ की तरह बिहेव करता था, लेकिन जोई तो उसे बिल्कुल भी नहीं घबराता। जिनसेok बोलता है कि सभी झुक रहे हैं, तुम्हें अपनी जान प्यारी नहीं है क्या। तभी जोई हंसने लग जाता है और बोल रहा था कि मैं तुमसे डरूंगा, जिसने कि स्कूल में बच्चों को बुली किया है। वो सभी को बता देता है कि ये तो स्कूल में बुली करता था बच्चों को और इसने एक लड़के की जान भी ले ली उसको पीछे से मारकर। ये सुनकर बाकी सभी भी भड़क जाते हैं और उल्टा जिनसेok को पीटने लग गए थे। वहीं अगले दिन का सीन देखते हैं, जहाँ पर सभी कैदी तो अब जोई को मारने का प्लान कर रहे थे, क्योंकि उस लॉयर ने सभी कैदियों को रुपए खिला दिए थे ताकि वो तेसोंग को मारे। अब तेसोंग के पास तो एबिलिटी थी, क्योंकि वो एक MMA फाइटर जो था। जोई तेसोंग की इस एबिलिटी को यूज करके उनकी चटनी बना देता है। वहीं रात के समय जब वो सोने के लिए जा रहा था, वहीं जिनसेok को देखते हैं जो एक शार्प सी चीज से एक हथियार बना लेता है और वो जोई को मारने की सोच रहा था। अब जोई को उसके बारे में पता लग गया था और वो जिनसेok के पास बैठ जाता है। जिनसेok बोलता है गुस्से में कि तुम्हारे कारण ही ये लोग मुझसे डरना भूल चुके हैं, मैं तुम्हें चिंता नहीं छोड़ूंगा। तेसोंग मनी मन सोचता है कि अगर मैं इसके हाथों मर गया तो मुझे वो पैसे कैसे मिलेंगे। वहीं फिर वो प्लान बनाता है और जिनसेok को पागल बनाने की कोशिश कर रहा था। पहले ही वो साइकोपैथ तो था ही। उसे बोलता है कि जितने भी लोगों को तुम मार रहे हो ना, उसकी आत्माएं मुझे दिख रही है, वो तुम्हारे आसपास ही है। उसने उसे इतना डरा दिया कि जिनसेok तो कुछ करने लायक ही नहीं बचा। अब नेक्स्ट डे मॉर्निंग का सीन देखते हैं, जहाँ पर तेसोंग को रिहा किया जाना था। वहीं गाड़ी में बैठकर वो लॉयर से बात कर रहा था। लॉयर तो उसे पैसे देने की बात करता है, लेकिन तेसोंग उसे मना कर देता है, ये कहते हुए कि मुझे कोई भी पैसे नहीं चाहिए, मैं अपनी लाइफ को नॉर्मल तरीके से जीना चाहता हूँ। दरअसल जोई को समझ आ गया था कि वो जितना पैसों के पीछे भागेगा उसकी मौत उसके पास आ जाएगी, इसलिए वो पैसे ठुकरा कर वहाँ से जाने की सोचता है। अब इसके बाद उसे जून की मौत का ध्यान आता है और वो उसी जगह पहुंच गया था जहाँ पर जून ने पैसे छुपाए थे। पैसे निकालने के बाद वो घर गया। घर जाकर उसे तेसंग की मॉम की कॉल आ रही थी। अब जोई अपनी मॉम को याद करते हुए तेसंग की मॉम की कॉल उठा लेते हैं, जहाँ पर तेसंग की मॉम माफी मांगते हुए कह रही थी ये सब मेरे कारण हुआ है। तो जोई का दिल पिघल जाता है। वो इमोशनल होकर ये डिसीजन लेता है कि मैं आधे पैसे तेसंग की मॉम को दूंगा और आधे अपने पास रखूंगा। वैसा ही डिसाइड करते हैं और अगले दिन पैसे लेकर जाने की सोच रहा था। आधे पैसे उसने बस स्टैंड के लॉकर में रख दिए,
जहाँ पर सिर्फ 4 दिन की ही लिमिट थी। तो वो सोचता है कि 4 दिन बाद मैं पैसे यहाँ से ले लूँगा आकर। अब वो पैसे लेकर तेसंग की मॉम के पास जा ही रहा था कि रास्ते में एक आदमी उसके पेट में चूरा घोंप देता है और ये आदमी उसी लड़की का पिता होता है जिस लड़की का हिट एंड रन केस में डेथ हो गई थी। उस पिता को 2 साल की सजा कम लग रही थी, इसलिए उसने खुद ही तेसंग को मारने की सोची। वहीं तेसंग मौत से जूझ रहा था, तभी एक आदमी वहां से गुजरता है और यह आदमी तेसंग के साथ जेल में था। उसे लग रहा था कि वो उसकी मदद करेगा, लेकिन वो आदमी तो लालच में आकर तेसंग को जान से ही मार देता है और पैसे लेके वहां से भाग जाता है। अब चोए सीधा पहुंच जाता है हेल गेट में और वो रोते हुए डेथ से उसे शूट करने के लिए कह रहा था, क्योंकि उसके पास 4 ही दिन थे उन पैसों को वापस लेने के लिए। अब डेथ भी उसे शूट कर देती है। अब हम नेक्स्ट सीन में देखते हैं कि चोए बोलने की कोशिश कर तो रहा था, लेकिन वो बोल नहीं पा रहा था। शीशे में खुद की शक्ल देखते हैं तो उसे पता लगता है कि वो तो एक बेबी में कन्वर्ट हो गया है। ना ही वो किसी से कुछ बोल सकता था, वो तो काफ़ी तेज रोने लग गया था। रोने की आवाज़ सुनकर उसकी मोम वहाँ पर आती है और उस बच्चे को अपने साथ ले गई थी घर पर। घर लाते ही उसकी मोम तो उस बच्चे को जोर से बेड पर पटकती है और काफ़ी गुस्सा कर रही थी। चिल्लाते हुए अपने हस्बैंड से कहती है कि इसे कुछ खिला दो। अब उसका हस्बैंड भी उस बच्चे से काफ़ी परेशान था, उसे एक्सपायरी फूड खिला देता है। लेकिन तभी हम देखते हैं कि वहाँ पर पुलिस पहुंची हुई थी, जो कह रही थी कि हमें यहाँ से कंप्लेंट है कि आप एक बच्चे को चाइल्ड अब्यूज कर रहे हैं। वो चेक करते हैं, लेकिन वहाँ पर उन्हें कुछ भी ऐसा नहीं मिलता। जैसे ही वो जाने लगे थे, पीछे से चोई काफ़ी तेज रोने लग जाता है। दरअसल वो तो उसे रोकने की कोशिश कर रहा था, लेकिन आखिरकार है तो वो एक बेबी ही, उसकी कौन ही सुनता। अब पुलिस के वहाँ से जाने के बाद लेडी जोर से चिल्लाती है चोई को गोदी में पकड़कर और जोर से बेड पर दे मारती है। फिर वो एक पिलो की हेल्प से चोई को दबाने की कोशिश कर रही थी और सांस न आने के कारण वो बच्चा अपने दम छोड़ देता है। वहीं अब चोई फिर से हेल गेट पहुंच जाता है, जहां पर वो डेथ से कह रहा था कि तुम्हें पता है कि तुम्हें क्या करना है। वहीं डेथ भी ज़्यादा टाइम ना लेते हुए चोई को फटाक से शूट कर देती है। अब चोई एक न्यू बॉडी में आ जाता है, जहाँ वो फ़ोन को देख रहा था और साथ में उसे वो रुपये का याद आता है और वो भागकर उसी बस स्टॉप पर पहुंच जाता है, जहां पर उसने लॉकर में चेक किया तो पैसे वहीं मौजूद थे। वो उन पैसों को लेकर काफ़ी खुश था। वहीं अब वो चमकता हुआ स्टोन उनकी बॉडी में एंटर कर देता है और चोई को उस आदमी के बारे में सब कुछ पता लग गया था जिस बॉडी में वो है। उसका नाम था गिनवू और वो एक काफ़ी फेमस मॉडल था, जो कि काफ़ी स्मार्ट भी है। वहीं घर जाकर वो फ़ोन यूज़ कर ही रहा था कि सामने अखबार पर उसे न्यूज़ दिखती है और न्यूज़ में था कि उन पेरेंट्स को अरेस्ट कर लिया गया है जिन्होंने उस बच्चे को मार दिया। अब गिन्यू को उसके फ्रेंड का कॉल आ रहा था, जो उसे एक पार्टी में इनवाइट करते हैं। जैसे ही वो पार्टी में गया, वहाँ का होस्ट और कोई नहीं, टिकट कंपनी का सीईओ पार्क होते हैं। वहाँ आने के बाद गिन्यू यानी कि चोय उसे पहचानने की कोशिश कर तो रहा था, लेकिन उसे वो पहचान में नहीं आता। उसके बाद उसने काफ़ी ड्रिंक भी कर ली थी और ज़्यादा ड्रिंक करने के कारण वो बेहोश हो जाता है। वहीं सुबह की तरफ देखते हैं, जहाँ पर गिन्यू को उठाने के लिए उसका भाई आया था और यहाँ हमें ये भी बताया जाता है कि गिन्यू का भाई कुछ काम से अमेरिका जाने वाला है और गिन्यू ने अपने भाई से प्रॉमिस किया था कि उसके जाने के बाद कैफे वही संभालेगा। अब कैफे में तो वो चला जाता है और मन ही मन सोचने लगता है कि जब तक ये यहाँ पर है तब तक तो मैं कैफे को ओपन रखूंगा, जैसे ही यहाँ से चला जाएगा मैं कैफे को बंद कर दूंगा। लेकिन तभी पीछे से एक लड़की आती है, जिसे देखकर गिन्यू तो बहुत शौक रह जाता है, क्योंकि वो लड़की और कहीं जीसो ही थी। जीसो को देखकर चोय को तो अपनी और जीसू की काफ़ी पुरानी यादें याद आने लगी थी और वो उसमें खो भी जाता है। अपने भाई से उसके बारे में पूछता है तो वो बताता है कि ये लड़की एक काफ़ी फेमस राइटर है और ये यहाँ पर बैठकर स्क्रिप्ट भी लिखती है। अब चोय तो सर्च करने लग जाता है जीसू के बारे में, तो उसे पता लगता है कि जो नॉवल जीसू उसी के साथ ही लिख रही थी वो पूरी हो गई है और उसके लिए उसे अवार्ड भी दिया गया है। चोय तो अब उस नॉवल को पढ़ने का भी डिसाइड करता है। पढ़ने के बाद उसे पता लगा था कि जीसू ने अपनी नॉवल में चोय के साथ बिताए हुए कुछ पलों का भी जिक्र किया है। ये देखकर वो काफ़ी इमोशनल हो गया था। वो ये भी याद करता है कि उसी लाइब्रेरी में जीसू के साथ वो आया करता था नॉवेल्स पढ़ने के लिए और वहाँ पर जीसू को एक रेड पेन पसंद भी आ गया था। तो उसने डिसाइड किया कि वो इस पेन को खरीद कर जीसू को देगा और उसने उसे खरीद भी लिया, लेकिन डिसाइड किया कि वो जब अच्छी राइटर बन जाएगी तब वो उसे गिफ्ट करेगा। फिर से कैफ़े का सीन देखते हैं, जहाँ पर गिन्यू तो अभी भी जीसू को ही घूर रहा था। वहीं एक लड़का आकर जीसू से बात करने लगता है तो चोय को याद आता है ये तो वही लड़का है जिसने कि जीसू को उस दिन फ्लावर वास दिया था और उसे पता लगता है कि ये जीसू का तो भाई है जिसे उसने उसका बॉयफ्रेंड समझ लिया था। उसे ये काफ़ी बुरा भी लगा था। तो अब चोय ने डिसाइड कर लिया था कि वो कैफ़े को रोज खोलेगा ताकि वो जीसू से बात करने का मौका ढूंढ सके, और होता भी ऐसा ही है। जैसे ही जीसू अगले दिन कैफ़े में आई, चोय तो उसे रोज एक पेस्ट्री फ्री में दिया करता था कॉफ़ी के साथ। वहीं फिर वो उसे नॉवल के लिए आइडियाज़ भी देने लग जाता है। वो आइडियाज़ जीसू को भी पसंद आ रहे थे। दरअसल उन आइडियाज़ में उसने अपनी ही लाइफ को रखा था
कि कैसे एक ही आदमी अलग अलग डेथ का एक्सपीरियंस कर रहा है। जीसू तो काफ़ी इम्प्रेस थी। वहीं फिर नोवेल पर वो साइन कराने की सोचता है। जीसू जैसे ही साइन करने लगी तो वो नोटिस कर लेता है कि ये तो वही रेड पेन है और हमें एक फ्लैशबैक सीन में बताया जाता है कि जब जोई की डेथ हुई थी तो जोई की मॉम ने जीसू को वो पेन दे दिया, जिसे देखकर जीसू तो काफ़ी रोई थी। अब सीन प्रेजेंट में आता है और हम देखते हैं कि कुछ दिन तक जोई अपने आइडियाज़ को ऐसे ही जीसू के साथ शेयर करता था, लेकिन उसने अभी तक मेन कैरेक्टर के बारे में उसे नहीं बताया था। अब जीसू रात को जाने के लिए लेट हो गई थी और बारिश भी लगनी स्टार्ट हो जाती है। वहीं जोई ये नोटिस करके उसे अपना अम्ब्रेला दे देता है। वापस कैफे में आया था तो वहाँ पर एक कांच टूट जाती है, जिसे उठाने के चक्कर में उसके हाथ पर भी कट लग गया था। खून काफ़ी निकल रहा था। पीछे से कुछ कस्टमर बातें कर रहे थे कि जो लड़की यहाँ पर अक्सर आया करती है उसका भी एक्सीडेंट हो गया है और वो मर गई है। ये सुनते ही जोई के तो होश ही उड़ जाते हैं। वो भागते हुए जाकर देखता है तो उसे पता लगता है कि वहाँ पर तो वही छाता है जो उसने अभी थोड़ी देर पहले जीसू को दिया था। ये देखकर तो उसके होश ही उड़ गए थे, लेकिन तभी दूर ही वहाँ पर जीसू खड़ी हुई थी और उसे देखकर जोई की सांस में सांस आती है। वहीं जीसू जोई के हाथ में चोट देखकर उसे पट्टी कर रही थी और साथ में वो दिन याद करती हैं कि जिस दिन उसे जोई के सुसाइड के बारे में पता लगा तो वो कैसे पूरी तरह से टूट चुकी थी। अगले दिन जीसू जोई के मेमोरियल पे पहुंची हुई थी। पीछे पीछे जोई भी पहुंचा था तो देखता है कि जीसू वहाँ पर काफ़ी अकेली महसूस कर रही है। वहीं पर उसकी मॉम भी थी जो गिनू से पूछ रही थी कि तुम कौन हो, और वो कोई जवाब भी नहीं दे पाता। वहाँ से बहाना बनाकर चला जाता है। पीछे मुड़कर देखता है तो उसकी मॉम तो जोई की फ़ोटो को देखकर काफ़ी रो रही थी। ये देखकर उसे भी काफ़ी बुरा लगता है। अब जोई ने डिसाइड कर लिया था कि वो सारे रुपए अपनी मॉम को दे देगा और वो करता भी ऐसा ही है। उसने उन रुपए के ऊपर एक लेटर लिखा जिसमें कि उसने ये लिखा था कि मैं जोई का दोस्त हूँ और उसने ये पैसे अर्न करे हैं। और जीसू के साथ भी जोई ने इसी मूवमेंट के साथ अपनी नॉवल भी कंप्लीट कर ली। वहीं जब जीसू के साथ वो रात को घर जा ही रहा था, रास्ते में रुककर वो ये सोचने लग जाता है कि ऐसे ही वो पहले जीसू के साथ जाया करता था और उसे रोककर बोलता है कि मेरी एक गर्लफ्रेंड थी जिससे मैं काफ़ी प्यार करता था। मेरी गर्लफ्रेंड काफ़ी अच्छी थी। मैं पार्ट टाइम जॉब्स करता था, लेकिन उसने किसी से भी मुझे इंट्रोड्यूस करवाने में शर्म नहीं करी। उसने मुझे कभी भी अलग नहीं समझा, छोटा नहीं समझा। मुझसे काफ़ी प्यार करती थी। अब इतना बोल कर उसे जीसू और अपना पास्ट याद आ जाता है और वो जीसू को सच सच बता देता है कि ये स्टोरी मेरे बारे में ही है और मैं ही जोय हूँ। जीसू तो ये सुनकर काफ़ी इमोशनल हो जाती है और तभी एक गाड़ी आकर उन दोनों को ही हिट कर देती है। वहीं जीसू की तो ऑन द स्पॉट डेथ हो गई थी। जोय थोड़ा होश में था तो वो देखते हैं कि कार का ड्राइवर और कोई नहीं पार्क ते है। उसके हाथ में लाइटर देखकर वो समझ जाता है कि पार्क के लिए ही ते तक जेल किया था और उसी ने ही पार्क को मारने के लिए जून को पैसे ऑफर किए थे। ते ये देखता है कि जोय अभी भी जिंदा है तो वो खुद से ही उसे मार देते हैं। कुछ देर बाद का सीन दिखाते हैं जहाँ पर उसी रोड पर 2 डेड बॉडीज पड़ी हुई थी और उसके साथ कुछ सामान भी था। उसमें जोय की फोटो भी पड़ी थी। अगले ही पल हम जोय को वापस हेल गेट में देखते हैं जहाँ वो जीसू के लिए काफी तेज रो रहा था। वो तो अपने आप को संभाल ही नहीं पाता, भागकर डेथ के पास जाता है और उसकी गन से उसे ही शूट कर देता है। सो फ्रेंड्स, हम इस फर्स्ट पार्ट को यहीं ख़त्म करते हैं। जैसा कि आप देख ही रहे होंगे कि ये सारे कैरेक्टर एक दूसरे से कैसे जुड़े हुए हैं। अब इसकी उलझन को सुलझाने के लिए मेरे आगे के पार्ट्स जरूर देखना और उसे देखने के लिए आपको मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना होगा। तो मिलते हैं इसके आगे के पार्ट्स के साथ। टिल देन टेक ए गुड बाय।